वहीं लखनऊ से खबर, महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी। जागरूकता अभियान के सफल संचालन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश। 17 अक्टूबर से चलाया जा रहा जागरूकता अभियान के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों का चयन करें। विकास भवन, कार्यालय और तहसील में महिला हेल्प डेस्क स्थापित की जाए। कार्यक्रमों का समुचित प्रचार प्रसार सुनिश्चित कराया जाए। डीएम की अध्यक्षता में जिला स्तरीय संचालन समिति की भी गठित की गई है। तो आपको बता दें कि जागरूकता अभियान के सफल संचालन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए। 17 अक्टूबर से चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान। विकास भवन, कार्यालय और तहसील में महिला हेल्प डेस्क लगाई जाए। साथ ही साथ कार्यक्रमों का समुचित प्रचार प्रसार सुनिश्चित कराया जाए। तो डीएम की अध्यक्षता में जिला स्तरीय संचालन समिति भी गठित की गई। खबर जौनपुर से, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी का रुपए बांटने का वायरल फोटो का ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी मनोज सिंह का रुपए बांटते हुए वायरल हुआ था फोटो और सपा प्रत्याशी लकी यादव और निर्दलीय प्रत्याशी धनंजय सिंह ने इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े किए। डीएम दिनेश कुमार सिंह के नेतृत्व में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। निर्दलीय प्रत्याशी धनंजय सिंह का बयान, पूरा हमला सत्ता के साथ लगा है और हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं। हमने पूरे मामले को सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए जाना। ये लकी यादव की तरफ से कहा गया। इलेक्शन कमीशन को अपना पक्ष रखकर पूरे मामले पर जांच कर कार्रवाई की मांग की है। या वो न्यूज़ पेपरों के थ्रू मैं देखा हूँ, सुना हूँ, एक बहुत ही गलत है। आदर्श आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन है। और जिस तरीके से सरकारी तंत्र जो है यहाँ पर इस उपचुनाव में धांधली कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, मैं आप लोगों के माध्यम से निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूँगा कि इस प्रदेश में चुनाव, जितने उपचुनाव हो रहे हैं, निष्पक्ष कराएं तो अच्छा होगा। लोग स्वतंत्र होकर जाकर मतदान करें। मतदाता सूचियों से लोगों के नाम कटवा दे रहा है यहाँ सरकारी तंत्र जो है। सरकारी तंत्र पूरी तरीके से गुमराह किए हुए है कि हम लोग चुनाव जितवा लेंगे सत्ता पक्ष को, इस तरीके की अवधारणा से। तो फिर तो डेमोक्रेसी बचेगी ही नहीं, अगर जिस तरीके की गुंडागर्दी यहाँ सरकारी तंत्र कर रहा है। डीएम के नेतृत्व में प्रधानों को बुला के धमकाया जा रहा है, कोटेदारों के कोटे कैंसिल किए जा रहे हैं, सस्पेंड किए जा रहे हैं। अभी उठा के देखिए चुनाव में कितने सस्पेंड किए गए हैं। धमकी दी जा रही है, एकदम खुलेआम गुंडागर्दी की जा रही है सरकारी तंत्र के द्वारा। यानी आपका मानना है कि पूरी तरह निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएगा? नहीं, जिलाधिकारी के रहते कतई निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा यहाँ पर। एकदम नहीं चाहते, एकदम चाहते हैं गुंडागर्दी करना। फिर भी मैं बता रहा हूँ, हमारे यहाँ चुनाव जनता लड़ रही, जनता जवाब दे देगी। कल मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से भाजपा कैंडिडेट को पैसा बांटते हुए देखा हूं मैं। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला, मैंने चुनाव आयोग को और अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष को मैंने सूचना दे दी है। चुनाव आयोग को मैंने अपना फैक्स भी कर दिया है। अब इसका निर्णय चुनाव आयोग करेगा कि क्या इसका फैसला लेगा। ये तो चुनाव आयोग के ऊपर है जो निर्णय करेगा। नहीं, क्या ये तो जी आप तो सही कह रहे हैं कि आचार संहिता का उल्लंघन है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास पैसा इतना ज़्यादा है, वो लोग के इसलिए पैसा बंटवा रहे हैं क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ये बात कह के गए हैं कि मल्हनी विधानसभा मुझे जीतना है किसी भी हाल में। तो उसका परिणाम यही देखने को मिल रहा है कि इस तरह पैसा बांटा सकता है। जो अब उनकी जो सोच हो, लेकिन मुझे जो लग रहा है जिस हिसाब से वो लोग इस तरह के कारनामे कर रहे हैं, जो देखने को मिला है, अभी तो बहुत से कारनामे आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। खबर वाराणसी से, जहां पर हाई टेंशन तार के नीचे चल रहा है विद्यालय और तार में 1,32,000 वॉट का करंट दौड़ता है। स्कूल संचालक को नहीं है संचालक को बच्चों की जान की परवाह। हाई टेंशन तार से कभी भी एक बड़ा भयानक हादसा हो सकता है। नियमों को ताक पर रखकर यह स्कूल चल रहा है। संबंधित विभाग के अधिकारी सब कुछ देखकर सोए हुए हैं। कुंभकर्णी नींद में सब सोए हुए हैं। सनबीम स्कूल की मनमानी का मासूम बच्चे भुगत सकते हैं खामियाजा। अगर जल्द ही सनबीम स्कूल पर लगाम नहीं कसी गई तो एक बड़ा हादसा हो सकता है। बनास में एक विद्यालय ऐसा है जहां छात्र के एडमिशन के बाद माता और पिता का भी इंटरव्यू होता है। यानी माता और पिता दोनों शिक्षित हो तभी उस विद्यालय में एडमिशन होगा। मैं बात कर रहा हूं बनारस के सनबीम ग्रुप की।
इसकी एक शाखा इंदिरा नगर कॉलोनी में स्थित है। जब न्यूज वन इंडिया की टीम उस विद्यालय पर पहुंची तो वहां पे कई अनियमितताएं पाई गई। हम आपको बता दें कि रैंडम तार के बिल्कुल समीप लगभग 8 से 10 मीटर दूरी पे यह विद्यालय स्थित है। इसके बाद भी अनियमितताएं पाने जाने के बाद ये विद्यालय कई वर्षों से फल फूल रहा है। इसी बात की जानकारी लेने के लिए इस बात को यहाँ के अधिकारी से पूछने के लिए हमने DIOS के पास पहुँचा तो DIOS ने पल्ला झाड़ते उन्होंने बताया कि इस बात की जांच की जाएगी। हालांकि मैं अपने तरफ से नोटिस भेजूंगा। अब देखने वाली बात ये होती है कि ये नोटिस किस प्रकार का भेजा जाता है या इस नोटिस को खाली बस्ते में डाल दिया जाता है। आकाश यादव, न्यूज वन इंडिया, वाराणसी। तो तार में 1,32,000 वॉट का करंट दौड़ता है और इसके नीचे बच्चे पढ़ाई करते हैं, अपने भविष्य को संवारते हैं, जिनका भविष्य खुद सुरक्षित नहीं हो पा रहा। डॉक्टर वरुण उपाध्याय, जोनल एडिटर, यूपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण जी, सीधे तौर पर अगर देखें, एक स्कूल जो कि एक हैवी लाइन के नीचे चल रहा हो, जहां पर बच्चों का भविष्य सुधारा जाता हो, लेकिन सुरक्षित है भविष्य नहीं, इसकी चिंता नहीं की जा रही हो, कोई कार्रवाई आखिर क्यों नहीं है वहां पर? मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ी लापरवाही है स्थानीय प्रशासन की। और हाई टेंशन का तार जा रहा है और बिल्डिंग के स्कूल के दूसरी तरफ नाला जा रहा है, जो किसी भी समय बहुत बड़ी दुर्घटना को दावत दे सकता है। और इस तरह के विद्यालय आप देखेंगे, बनारस में इन्हीं ग्रुप का एक विद्यालय है जो गंगा जी में चल रहा है, एक विद्यालय लहरतारा पे नाले को पाट के चल रहा है। और आश्चर्य का विषय ये है कि DIOS कहते हैं कि जब शिकायत मिलेगी तो कार्रवाई करेंगे। हमें लगता है इनको भी अपने कार्यालय से बाहर, AC से बाहर निकल के एक बार निरीक्षण करना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है। जब प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में इस तरह की लापरवाही है तो ये काफी विचारणीय प्रश्न है कि ये कर क्या रहे हैं। लेकिन जो तमाम जिम्मेदार अधिकारी हैं, BSA से लेकर तमाम दूसरे अधिकारी होते हैं, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि स्कूल अगर चल रहा है तो सही स्थिति में है या नहीं, वहां बच्चों का भविष्य सुरक्षित है या नहीं, इन सारी चीजों की चिंता की जाए। वो सब अधिकारी क्या आंख मूंदे बैठे हैं या उनका कोई स्वार्थ है जो सिद्ध होता रहता है और वो शांत रहते हैं? देखिए, इस तरह के मामलों में बेसिक शिक्षा विभाग, उच्च जो भी DIOS से संबंधित कार्यालय है, बाबू हैं, ये बाकायदा वसूली में लिप्त हैं। इनको दिखाई पड़ता है, इनको मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा वरुण जी। विजय प्रकाश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, DIOS से हैं वाराणसी के। बहुत बहुत स्वागत विजय जी आपका। धन्यवाद। एक स्कूल आपके क्षेत्र में चलता है, सनबीम स्कूल, उसके ऊपर से एक हाई टेंशन लाइन जा रही है और उसके सटकर एक नाला है। जरा पहले तो मैं ये समझना चाहूंगा कि इस स्कूल को ऐसे संचालित होने के लिए परमिशन मिल कैसे गई? ये विद्यालय की सूचना आज प्राप्त हुई है। वो विद्यालय जूनियर स्तर तक मान्यता प्राप्त है, बताया गया। और CBSE के मान्यता इंटर स्तर की नहीं है। और उन्होंने बताया कि बगल में हाई टेंशन तार जा रहा है, कितना दूर होना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, अगर ऐसा कोई है तो उसकी जांच करा करके किया जाएगा, कैसे उसकी मान्यता मिली और कैसे NOC मिली हुई है। अगर गलत मिला होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी अगर जूनियर की मानता है तो बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जारी होता है, वो उसकी फाइल हमारे यहाँ से कोई नहीं चली होगी अगर 8 तक करते। लेकिन अगर सीधे तौर पर देखा जाए, ये स्कूल कोई एक दिन पहले तो बना नहीं, ना ही कोई नाला या हाई टेंशन लाइन कोई 1-2 दिन पहले लगी होगी, काफी समय से था। आप लोग जो तमाम अधिकारी वहां पर जिम्मेदार अधिकारी हैं, नजर क्यों नहीं पड़ी कभी इस स्कूल पर? वो विद्यालय जो इंटरमीडिएट तक मैं देखता हूँ, अगर ऐसे कोई मान्यता पहले की है या बाद की है, पुराना विद्यालय है बताया गया, और मान्यता बेसिक से मिली है तो कैसे मिली, इसकी जांच कर जाएगी। जांच कराने के बाद जैसी स्थिति पाएगी वैसा कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, हमारे जोनल एडिटर भी लगातार जुड़े हुए हैं वरुण जी। वरुण जी, आप कोई सवाल करना चाहें तो? जी, DIOS साहब शायद गलत बता रहे हैं। बाकायदा एक मंडली कमेटी बनती है जिसमें DIOS होते हैं, BSA होते हैं और कमिश्नर होते हैं। अगर ये DIOS कह रहे हैं कि ये उनके अंडर में नहीं है तो ये गलत बोल रहे हैं। एक बार ये जांच करा लें। और सड़क पे विद्यालय है और तार सबको दिख रहा है, बगल में नाला है, हमने भी दिखा दिया, हमारे सहयोगी संवाददाता आकाश ने भी दिखा दिया। अब देखना है ये क्या करते हैं आज के बाद। अच्छा चलिए, DIOS साहब जरा इतना बताइए, तमाम चीजें ठीक है, तो NOC की बात कर रही है कि DIOS गलत बोल रहे हैं। जूनियर तक की मान्यता की NOC हमारे कार्यालय से जारी नहीं होती है, तो CBSE की मान्यता के लिए लेते हैं वो मंडलायुक्त महोदय की अध्यक्षता में कमेटी, जिसमें ज्वाइंट डायरेक्टर होते हैं, DIOS भी होते हैं और संबंधित जिले के अधिकारी भी हैं उसमें। चलिए, अब ये मुझे ये बताइए कि अब आगे इस स्कूल पर कार्रवाई होगी, ये कह देने भर से बेहतर ये होगा कि कब तक होगी, और आपके स्तर पर आप इस पर क्या संज्ञान लेंगे?
मेरे स्तर पर वो विद्यालय अगर जूनियर स्तर का होगा तो उसका इंस्पेक्शन मेरे संज्ञान में लाएगा, मैं कराऊंगा। कराने के बाद संबंधित व्यक्ति को भेजूंगा कि मैंने क्या कार्रवाई हुई है और इसकी सूचना मैं जिला प्रशासन को भी दूंगा कि कैसे किया गया है। ठीक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो वहीं गाजियाबाद से खबर है, पूर्व सांसद रमेश चंद्र तोमर ने सीएम योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है। भूमाफियाओं के खिलाफ ये सख्त कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा। भूमाफियाओं को संरक्षण देने वाले प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ यह पत्र लिखा गया। रिलायंस पावर कॉर्पोरेशन ने 63 भूमाफियाओं पर एफआईआर दर्ज कराई है। ऐसे में ऊर्जा विभाग ने 11 भूमाफियाओं पर दर्ज कराया मुकदमा, लेकिन हापुड़ पुलिस ने अभी तक नहीं की है कार्रवाई और रमेश चंद्र तोमर ने भूमाफियाओं को संरक्षण देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां भूमाफियाओं पर एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, वहीं हापुड़ का जिला प्रशासन भूमाफियाओं को संरक्षण देता नजर आ रहा है। ये हम इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि हमारी कोई प्रशासन से दुश्मनी है, बल्कि प्रशासन द्वारा रिलायंस पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से 21 एफआईआर 63 लोगों के नामजद करने के बाद, ऊर्जा विभाग की तरफ से 1 एफआईआर 11 लोगों के नामजद करने के बाद भी 20 से 25 दिन का लूप होल देना, अभी तक कोई कार्रवाई ना करना, ये दर्शाता है शायद जिला प्रशासन उन भूमाफियाओं को संरक्षण दे रहा है। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व सांसद नरेश चंद्र तोमर जी हैं, जिन्होंने ये पूरा मामला प्रकाश में लाया है और मुख्यमंत्री से भेंट भी करी है। आइए इनसे बात करते हैं और आज एक पत्र भी लिखा है जिसके माध्यम से उन्होंने मुख्यमंत्री को इस पूरी घटना का अवगत भी कराया। तो सबसे बात करते हैं और समझते हैं क्या है ये पूरा मामला। सर, आज आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है। उस पत्र में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन हापुड़ की तरफ से की जा रही भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई ना करने को लेकर एक पत्र है, क्या है ये मामला? 20 सितंबर को मैंने रिलायंस पावर प्रोजेक्ट और ऊर्जा विभाग की जमीन को भूमाफियों के द्वारा अवैध रजिस्टर करा लेने के खिलाफ पत्रकार वार्ता की। उस पत्रकार वार्ता में मैंने कहा कि ये धोखाधड़ी है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिला अधिकारी हापुड़ ने उस पर तुरंत कार्रवाई की और ऊर्जा विभाग के जमीन पर एक एफआईआर लेखपाल के द्वारा कराई गई, जिसमें 11 व्यक्तियों के नाम थे। वो 1 अक्टूबर 2020 को हुई। दूसरी एफआईआर जो रिलायंस पावर प्रोजेक्ट का सुरक्षा जनरल मैनेजर है, उसने 63 आदमियों के नाम कराई, जो 21 एफआईआर में थी। वो 9 अक्टूबर को हुई थी। 1 अक्टूबर को सरकार के पटवारी के द्वारा, लेखपाल के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई। 9 अक्टूबर को सुरक्षा अधिकारी जो उसका है रिलायंस का, उसने कराई। लगभग 20 दिन होने के लिए आए, पुलिस के कानों पर जू नहीं है। एसपी हापुड़ श्री संजीव सुमन और एएसपी सर्वेश मिश्रा जी ने अब तक उन भूमाफियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। मैंने पत्र लिखा है माननीय और बड़े खेद के साथ, अत्यंत खेद के साथ मैं लिख रहा हूं कि आप बड़े भूमाफियों के खिलाफ, अवैध कब्जे करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। उनके भवनों को गिराया जा रहा है, उनकी संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है। आपकी इस कार्रवाई को पूरा प्रदेश सराह रहा है, लेकिन हापुड़ का एसपी और हापुड़ के एएसपी इस आपकी आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। वो भूमाफियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और इसकी वजह से भूमाफिया खुले घूम रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका संरक्षण है क्या, या जिला प्रशासन ने भी केवल एफआईआर दर्ज करा दी, अभी तक पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों से उन पर कार्रवाई करने का दबाव नहीं बनाया, वहीं जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई? आपने ठीक कहा, जिला प्रशासन ने एफआईआर तो दर्ज करा दी, अपनी बलात् टाल, लेकिन जिला प्रशासन से ने पुलिस वालों से नहीं कहा। और ये तो पुलिस वालों की भी ड्यूटी बन जाती है, पुलिस के अधिकारियों की भी ड्यूटी बन जाती है कि जब 420 भी ऊर्जा विभाग की जमीन पर 420 120 भी और धारा 3 में 3 धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है,
और रिलायंस पावर प्रोजेक्ट के सुरक्षा अधिकारी ने FIR दर्ज कराई है, वो 5 धाराओं में हुई है। 420, 120B, 467, 468 और 471 में हुई है। कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आपने ठीक कहा कि अधिकारियों के, जिला प्रशासन ने भूमाफियों के खिलाफ तो FIR करा दी, लेकिन जो अधिकारी संलिप्त थे इस कार्य में, रिलायंस पावर प्रोजेक्ट कोई छोटा मोटा किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी है, देश में जाना हुआ प्रोजेक्ट है, तो अधिकारियों के खिलाफ, जैसे वहाँ का हापुड़ का वो धौलाना का सब रजिस्ट्रार के पद पर काम करने वाला व्यक्ति, सब रजिस्ट्रार नहीं है, कोई बाबू श्री हरिंद्र जी उसको ऑफिशिएट कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। तत्कालीन SDM यादव जी और विशाल यादव जी थे, उनके खिलाफ शासन को नहीं लिखा। तो एक पार्ट में तो भूमाफियों के खिलाफ तो कार्रवाई करने का उन्होंने FIR करा दिया, लेकिन जो उनके अधिकारी, उनके अधीन अधिकारी हैं, उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई, उसको जो सब रजिस्ट्रार पे काम कर रहा था बाबू, उसको सस्पेंड करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ रमेश चंद्र तोमर जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की मंशा नहीं भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करना, क्योंकि सांसद जी की तरफ से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसकी वजह से FIR तो दर्ज हो गई, लेकिन उन दोषी अधिकारियों के FIR में कोई जिक्र नहीं जिन्होंने किसानों की वो जमीन जो किसानों के नाम पर नहीं थी, उसके रजिस्टर्ड एग्रीमेंट यानी फर्जी तरीके से रजिस्टर्ड एग्रीमेंट भूमाफियाओं को कर दिए। और वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों के खिलाफ नामजद FIR हुई है उनको 20 से 25 दिन का लूपहोल दिया गया है और साथ ही साथ उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। इस सब को लेकर आज पूर्व सांसद रमेश चंद्र तोमर जी ने एक लेटर मुख्यमंत्री को लिखा है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की है। विजय सिंह के साथ गौरव यादव, न्यूज़ इंडिया, गाजियाबाद।